मध्य प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव। एक बार जोरदार तालियों से मध्य प्रदेश के मुखिया का स्वागत कीजिए। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है, आभार है आपका हमारे इस कार्यक्रम में पधारने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और मध्य प्रदेश के मुखिया की बात करें, सूबे के मुखिया की बात करें, तो जैसे सूबे के मुखिया के परिवार के मुखिया हैं, इसी बीच हमारे परिवार के जो मुखिया हैं नमेश जैन साहब, जो कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के चेयरमैन हैं, और उन्हीं के सानिध्य में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं हमारे भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और मैं बिना किसी देरी के मंच पर आमंत्रित करता हूं सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वो सरस्वती पूजन कर कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुभारंभ करें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं सीएम डॉक्टर मोहन यादव साहब को और हमारे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चेयरमैन नमेश जैन साहब को कि वो मंच पर पधारें और सूबे के मुखिया, मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करें। चेयरमैन नमेश जैन साहब मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव साहब का शॉल और श्रीफल से स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी, हम आपके ही नगरी में हैं, महाकाल की नगरी में हैं, और आप एक जो उज्जैन से नया विजन लेकर आए हैं श्री कृष्ण पाथे, और जिस तरह से राम वन पथ गमन की जो प्लानिंग है, इसी तरह से मध्य प्रदेश के और चेयरमैन नमेश जैन साहब, हमारे सलाहकार संपादक संदीप अखिल जी सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान करते हुए, उनका स्वागत करते हुए शॉल और श्रीफल से जो हमारी परंपरा है, जो हमारा सनातन संस्कृति है, उसी संस्कृति का हम निर्वहन करते हुए हमारे चेयरमैन साहब नमेश जैन साहब सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करते हुए, और मुख्यमंत्री जी के लिए गर्मजोशी भरी तालियां अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। अवंतिका यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, अवंतिका यूनिवर्सिटी के यूथ हैं, और यहाँ पर तमाम जो मध्य प्रदेश की विभूतियां मौजूद हैं। एक बार फिर जोरदार तालियों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान करके, क्योंकि हम बात करें काल की गणना तो साहब उज्जैन से ही हुई थी, और हम कहें कि सबसे पुराना कैलेंडर 20वीं शताब्दी से पुराना कैलेंडर है, वो राजा विक्रमादित्य का कैलेंडर है। और हम सीएम साहब के लिए बात करें, चाहे वो गरीबों के लिए एयर एम्बुलेंस योजना हो, आपका 1 साल का कार्यकाल पूरा जो होने जा रहा है, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की बात हो, और साहब महाराष्ट्र और हरियाणा में भी आपका डंका बोला है चुनाव में। तो मैं बिना किसी देरी के हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मैं बड़े ही सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं नितिन राणे जी, जो कि वाइस चांसलर हैं अवंतिका यूनिवर्सिटी के, कि वो संक्षेप में अपना स्वागत भाषण दें। नितिन राणे जी, मंच पर मैं आमंत्रित करता हूं, बड़े ही संक्षेप में अपना स्वागत भाषण दें। सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव मंच पर आसीन हैं। धन्यवाद। पुण्य सलीला शिप्रा की वंदनीय धाराओं से अभिसिंचित, महाकाल की पावन छाया में पल्लवित, उज्जैन की महिमा के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आपका यह मंच और अवंतिका विश्वविद्यालय परिवार हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि अवंतिका विश्वविद्यालय की नींव उज्जैन में रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की भूमिका बहुत मददगार रही है। आपके मार्गदर्शन में वर्तमान स्थिति में विश्वविद्यालय में पूरे भारतवर्ष से विद्यार्थी उज्जैन में आकर पढ़ रहे हैं और उज्जैन का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। इसका पूरा श्रेय मध्य प्रदेश राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री तथा यहाँ के विधायक डॉक्टर मोहन यादव जी को जाता है। आपके सशक्त, प्रेरणादायी और ओजस्वी नेतृत्व में प्रदेश ने जिस प्रगति का स्पर्श किया है वह अकल्पनीय है और अनुकरणीय है। आपकी विद्वत्ता, आपकी कर्मठता और महाकाल के प्रति आपकी अपार श्रद्धा ने न केवल उज्जैन को बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश को एक नई पहचान दिलाई है। आपके प्रयासों से शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन के क्षेत्र में
जो अद्वितीय प्रतिमा स्थापित हुए हैं वो सदैव प्रेरणा के स्तंभ बने रहेंगे। महाकाल की असीम कृपा से आलोकित आपका व्यक्तित्व प्रदेशवासियों के लिए प्रेरणा का निर्जर है। आज इस मंच पर आपका स्वागत करना हमारे लिए सौभाग्य और सम्मान की पराकाष्ठा है। हम भगवान महाकाल से आपके उज्जवल भविष्य और अखंड यश की कामना करते हुए आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कुलपति महोदय। और मैं बड़े ही संक्षेप में मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए वरदान बायोटेक से लोकेंद्र राजपूत जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। बड़े ही संक्षेप में सीएम साहब का सूबे के मुखिया जी का स्वागत करें। लोकेंद्र राजपूत जी मंच पर पधारें। बड़े ही संक्षेप में मैं आपसे आग्रह करता हूं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंचासीन हैं। धन्यवाद। इस युवा थीम पर जो आयोजित कार्यक्रम है भगवान महाकाल की नगरी में, उसके मुख्य आतिथ्य हमारे परम श्रद्धेय यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी और आप सभी का अभिनंदन करते हैं हम लोग। जैसा कि मालूम है युवाओं पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हम सब युवा, अवंतिका के छात्र युवा और निश्चित रूप से उज्जैन और मध्य प्रदेश युवाओं के लिए एक आकर्षक विषय है। आने वाला समय उज्जैन का है, युवाओं का है और हमारे मध्य प्रदेश का है। जैसा हम इंडस्ट्रियल लोग जानते हैं, उद्योगपति जानते हैं कि जब जब कोई विकास होता है, चाहे वो प्रदेश का हो, देश का हो, हमारा लीडर एक विजनरियर होना चाहिए। अगर विज़न उनके अंदर है, डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे, चाहे हमारा जिला हो, चाहे हमारा प्रदेश हो। और आज परम सौभाग्य है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के रूप में, मध्य प्रदेश के मुखिया के रूप में हमको एक विजनरी मिले हैं जो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में विकास का आयाम गढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार आज देश को भी ऐसे मुखिया मिले हैं, नरेंद्र मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री, जो एक विज़न रखते हैं। जब जब विज़न मिशन के साथ में काम करेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम सब पुनः कामना करते हैं कि उज्जैन के साथ साथ प्रदेश का विकास हो और हम युवाओं की भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो। ऐसी ही शुभेच्छाएं हम हमारे मुख्यमंत्री महोदय से भी रखेंगे। पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया सर। और बिना किसी देरी के मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे समाचार संपादक अभिलाष मिश्रा जी और रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी को कि वो मंच पर पहुंचे। और जाहिर तौर पर सर देश में मोगी युग है और मध्य प्रदेश में मोहन युग है। एक बार जोरदार तालियां करतल ध्वनि से हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री महोदय आपका आने के लिए। आवाज़ थोड़ी मेरा साथ नहीं दे रही है, पर कोशिश करूंगा कि वो सारे सवाल जो इन युवाओं के मन में है वो हम लोग आपसे पूछ सकें और मध्य प्रदेश के बेहतर भविष्य को लेकर जो आपकी कार्य योजना है वो आगे हम बता सकें लोगों को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में समय देने के लिए। मैं सबसे पहले तो आप अभी आईटी पार्क का एक उद्घाटन करके आ रहे हैं। हमेशा ये माना जाता था कि इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश में आईटी इंडस्ट्री के लिए शायद कोई उद्योगपति नहीं आना चाहते। कहाँ से दिमाग में आया बिल्कुल, और इतनी बड़ी सौगात उज्जैन के लिए कैसे मनाया लोगों को? पहले तो ये बता दूं कि मैं आईटी पार्क का भूमि पूजन करके आया, उद्घाटन 1.5 साल बाद होगा। बिल्कुल। मेरे साथ एक संकट है, नींद में भी कोई गड़बड़ दिखती तो रोकता हूँ, जरा ठहर ठहर। नहीं, ये अलर्टनेस होनी ही चाहिए। प्रदेश का मुखिया ये हमारा सौभाग्य है। नहीं, अच्छा कि हमारा मुखिया ऐसा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ अगर आगे बढ़ रहा है तो हम हर कहीं, हर स्थान पर जहाँ भी टैलेंट है, जहाँ बौद्धिक क्षमता के लोग हैं, उनको अवसर उपलब्ध कराएं। इसी में उज्जैन, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, ये ऐसे केंद्र हैं। यहाँ पर हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बच्चे हैं, लेकिन आईटी पार्क नहीं। तो आईटी पार्क क्यों नहीं होना चाहिए? हमने आते ही निर्णय किया था कि हमारे जहाँ भी जिस बौद्धिक क्षमता के लोग रहेंगे, सरकार का प्रयास रहेगा वहाँ अवसर उपलब्ध करा दो ताकि उनका जीवन अच्छा बने, युवाओं को काम मिले और वो मध्य प्रदेश और देश की सेवा कर सके। सीएम साहब, अब तक हम देखते थे कि एक परिकल्पना थी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मैंने सुना ऐसा कि
अच्छे जवाब हो तो ताली वाले बजाने से ठंड वंड भी दूर हो जाती है। सर अभी तक एक परिकल्पना थी वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, आपने उसमें उसका इतना विस्तार कर दिया, मैं देख करके हैरान हूँ। और आज सुधीर जी चूंकि मध्य प्रदेश से सरकार के कामों पर बहुत बारीकी से नजर रखते हैं और हमारा परसेप्शन थोड़ा अलग होता है, हम दिल्ली से देखते हैं, तो मैं देख के ये हैरान था कि बुंदेलखंड को आप इंग्लैंड से वहाँ से निवेश लाने के लिए बुंदेलखंड का आप रीजनल कॉन्क्लेव करते हैं, लेकिन उसके लिए ग्लोबल कोशिशें करते हैं। तो ये कैसे कि मुझे पता चला कि आप इंग्लैंड से 60,000 करोड़ का निवेश लेकर आ गए, जर्मनी से आपने 20,000 करोड़ का निवेश ले लिया, और तो और दीदी के राज्य को भी नहीं छोड़ा, 10,000 करोड़ आप वहाँ से भी ले आए बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। तो ये ग्लोबल अप्रोच फॉर लोकल डेवलपमेंट ये कैसे आया सर आपके दिमाग में, और क्या इसका कितना फ़ायदा जल्द से जल्द मिल सकता है हमें? देखिए बहुत सरल बात है, हमारे अपने देश के अंदर भी हमारे प्रदेश को हम पहले प्राथमिकता देते हुए लगातार 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने यहाँ अपने यहाँ की है। फिर रोड शो हमने आउट ऑफ एमपी किया, जैसे मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कलकत्ता, जो आपने दीदी के जी। अब ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वोटों की राजनीति के बलबूते पर राजनेता सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन भविष्य की तरफ, भविष्य के युवाओं को तैयार करने की दिशा में नकारात्मक राजनीति के बलबूते पर मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना, बंगाल जैसा राज्य लगातार रसातल पे जा रहा है। आप कल्पना करो, नैनो कार बनने के लिए सबसे पहले सिंगूर नामक स्थान पर टाटा कंपनी ने प्रस्ताव किया था जी। लेकिन इसी वोट की राजनीति के चलते हुए उनने नकारा, और यशस्वी प्रधानमंत्री जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनने कहा आओ हम गुजरात में आपको जगह देते हैं, और नैनो कार दुनिया में बन करके गई। अगर 1 लाख की कार कहीं मिली तो अपने यहाँ से ये बड़ी सुविधा सौगात मिली। अब ये केवल लीडरशिप की विजनरी दृष्टि का प्रतीकात्मक है। मैं माननीय मोदी जी को बहुत मानता हूँ, और उस नाते से हमने कहा हम सरकार में आए हैं, सरकार बनाना है, सरकार के मंत्री बनेंगे, सरकार की व्यवस्था चलेगी, लेकिन सरकार के बलबूते पर काम करते करते ऐसी व्यवस्था बन जाए कि हमारा प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने। इसलिए सारे प्रयास कर रहे हैं, जिस दिशा में लगातार चल रहे हैं, और इसमें हमको इंग्लैंड, अमेरिका तो क्या, वो हमारा एक महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी जाना पड़े तो वहाँ भी जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, हमारे जो कार्यक्रम की जो थीम है, जो कार्यक्रम का जो पूरा है, ये युवा मध्य प्रदेश है, उसको लेकर हम लोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं यही जानना चाहूँगा सबसे पहले कि मध्य प्रदेश का युवा जो है आपकी नज़र में भविष्य में उसको कहाँ देखते हैं, क्योंकि जर्मनी आप होकर आए और वहाँ भी रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए देखकर आए। हमारे देश के युवा को सबसे नंबर 1 की स्थिति में देखना चाहते हैं। वो सारी इस चीज़ों के उत्तर देना जानता है, वो सारी परिस्थिति में निपटना जानता है, उसके हाथ में परमात्मा ने यश दिया है, और भाग्य में ऐसे अच्छे संस्थानों के साथ कौशल विकास की उसकी बौद्धिक क्षमता है। तो ऐसे में आप बताइए, दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां में भारतीय सीईओ क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको सबको मालूम है कि भारतीय लोगों का दिमाग थोड़ा अच्छा ही चलता है और युवा सबसे आगे। सीएम साहब, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। मेरे कई मित्र जो इसी मध्य प्रदेश से थे, वो जब सॉफ्टवेयर की फील्ड जब डेवलप हो रही थी, वो विदेश गए, फिर लौटे देश में, और वो मुंबई, बेंगलोर, पुणे में थे। अब इंदौर में आप लोगों ने इतना अच्छा कर दिया कि ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो इंदौर आ चुके हैं, और अब वो मुझे कहते हैं कि भाई तू भी लौट आ दिल्ली से। तो मुझे ये बताइए कि आईटी को लेकर के, चूंकि मध्य प्रदेश में बहुत सस्ता और बहुत अच्छा लेबर है, हमारा ब्रेन जो है मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा आईटी में माना जाता है, इसको लेकर के क्या विस्तार होगा, खासतौर से मालवा निमाड़ अंचल में? देखो, मैं मालवा निमाड़ नहीं, मालवा निमाड़ तो है ही जी। हमारा मालवा तो समृद्ध है। इंदौर में हम वर्षों पहले आईटी पार्क ले आए, आज उज्जैन में भूमि पूजन किया, इसके पहले रीवा में हमने कर दिया जी। जबलपुर में शुरुआत कर दी, बल्कि हमने तो कहा कि बने बनाए कैंपस में खोल दो। आप देखा जाए तो ये एक, मैं माफ़ करना, आईटी के भी बच्चे बैठे होंगे, आईटी पार्क का मतलब ये नहीं कि कोई हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा भवन, जिस भवन में हमारी आईटी कंपनियों के बच्चे अपने कंप्यूटर लगा करके अपने अपने काम करें, और वो उस व्यवस्था के आधार पर, चूँकि बड़ा भवन बनाने के लिए किसी बड़े कॉम्प्लेक्स की, जैसे कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता पड़ती है। आमतौर पे समाज की मानसिकता जब बनेगी तब बनेगी। सरकार बना दे, सरकार को क्यों नहीं बनाना चाहिए?
तो मैं उसमें से हूँ जो माननीय मोदी जी ने इस लाइन को दिया हुआ है। हमने कहा भाई अब और आगे बढ़ के भी प्राइवेट सेक्टर के लोग, अभी तो हम सरकारी स्तर पे बना के दे रहे हैं, अपनी ज़मीन पे बना के दे रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में बना के दे रहे हैं और उसकी प्रॉफिट का एक हिस्सा इंजीनियरिंग कॉलेज को भी दे देंगे ताकि कॉलेज भी अपने अच्छे अच्छे कोर्स खोले, वहाँ की अच्छी अनुकूलता बने। क्योंकि हमारे लिए ये समय ऐसा आया है कि समय को पहचान करके हमको सबको मौका देने की आवश्यकता है, सरकारी विभाग को भी, निजी सेक्टर में। आपकी जानकारी के लिए हम में से कई अगर यहाँ सुन रहा हूँ, भविष्य में अगर आपके परिवार में भी कुछ काम धंधा आगे खोलना करना है तो आप 1 करोड़ की बिल्डिंग बना करके आईटी के सेक्टर में आप जाओगे, 40 लाख का अनुदान अपनी मध्य प्रदेश सरकार से आपको दे देंगे पहली फुर्सत में। ये हमारी इतनी सरल और सस्ती पॉलिसी कि आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जब तक हम ऐसे अनुदान या उसको बढ़ावा नहीं देंगे तब तक बात कैसे बनेगी। आप देखो जब मोबाइल चले थे तो मोबाइल चलाने वाला और सुनने वाला सब फ्री थे कि नहीं थे? बाद में पैसे लगने लगे, हुआ कि नहीं हुआ? वो दौर याद करो जब 90-92 के आसपास में मोबाइल शुरू में आए थे तो बड़े शुरू में 30 रुपया कॉल, 35 रुपये कॉल लग रहे थे, लेकिन वो बड़ी बात थी। आज की स्थिति क्या हो गई? तो समय के साथ ये सब चीज़ों में प्रोत्साहन देने की जरूरत है और उसके रिजल्ट आते हैं, ये पक्का। मुख्यमंत्री जी, हम लोग बाबा महाकाल की नगरी में बैठे, आप भी यहीं से आते हैं। मैं सिंगस्त को लेकर बात करूंगा। सरकार बड़ी जोरों से लगी है सिंगस्त की तैयारियों में और युवा जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं सिंगस्त के दौरान मेले के अंदर। पर लेकिन कोई भी धार्मिक जब मेला होता है सिंगस्त है जैसे, तो साधु संतों से हमेशा उसकी पहचान होती है, युवा आध्यात्मिक रूप से उससे जुड़े। ऐसा विचार क्या होना चाहिए कि युवा उससे जुड़ना चाहिए? देखिए ये थोड़ा गंभीर प्रश्न है, गंभीर इसकी मैं आपको एक आध 2 उदाहरण दे के अपनी बात करना चाहूँगा। आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद बीएससी कर रहे हैं कलकत्ता में, कब? आज से 125 साल पहले। और उनके मन में आया कि क्या तुमने भगवान को देखा है? वो सबसे पूछते रहे। अंततः स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए, उन्होंने कहा मैंने देखा है। बोले मुझे दिखा सकते हो? बोले हाँ तुमको भी दिखा सकता हूँ। और वो दृश्य याद रखो जब काली माँ के मंदिर में ले जा करके स्वामी विवेकानंद का हाथ पकड़ करके रामकृष्ण परमहंस ने माता के दर्शन करा दिए। जैसे दर्शन हुए वो सबको घटनाक्रम याद है। विवेकानंद ने उसके बाद उनकी जीवन की दिशा बदल गई। आध्यात्म का सच्चा अर्थ में किसी ने परिचय पाया तो एक तरह से विवेकानंद जी से बड़ा आदर्श कोई नहीं। जब उनने एक बार जीवन में सीधे आध्यात्मिक रूप से माता जी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद उनने अपना पूरा जीवन एक तरह से समाज सेवा में लगाया और उनने कहा कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, इसलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। पूरे देश के अंदर उनने कहा हमको ईश्वर के प्रसाद के रूप में मानव शरीर मिला है, इसलिए केवल हम ईश्वर के दर्शन करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दें, अब इसकी जरूरत नहीं है। हमारे माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी अच्छी हो जाए, उसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं? हर एक के जीवन से कष्ट मिटे, हर एक जीवन की क्षमता का उपयोग पूरे प्रकृति की सृष्टि की अपनी उपयोगिता में लगाए। इसलिए एक तरह से आज के समय में हमारे लिए तो ये सनातन संस्कृति जो नहीं समझते उनके लिए पता नहीं क्या है। आप अंदाज लगा लो, हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता भी इसलिए हो गए। कोई मूर्ति पूजा को माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। कोई भैरू जी की माने तो तू भैरू जी की पूजा कर ले, कोई कालका जी की पूजा कर तो कालका जी कर ले, कोई के नहीं मैं तो गोपाल कृष्ण को मानूँ तो चलो गोपाल कृष्ण में आ जा, कोई के मैं बिल्कुल पहाड़ को पूज करके भगवान मानूंगा, पहाड़ को मान ले, कोई नहीं सबका भी मना करके कहा मैं तो जल समुद्र की पूजा करूँगा, तो पूजा अपने जल देवता की कर लो। कुल मिलाकर के पूजा के पीछे भाव व्यक्ति के मानसिक रूप से उसके मन में आदर्श के प्रति श्रद्धा देने का। इसलिए आध्यात्म का मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो हमारे अखाड़े आएंगे सिंहस्थ में, कभी कभी हम में से कई लोग इसको आप उनसे ही उत्तर लेना, मैं थोड़ा मेरी मुश्किल ये भी रहती है कि कभी कभी मैं उत्तर देते देते भूल जाता हूँ कि मैं सरकारी पद पे हूँ, इसलिए कभी उसका अर्थ का अनर राजनेता लगा लेते। ये आपकी खासियत भी है, बिल्कुल जिससे खासियत भी है आपकी। आप बताइए हमारे अखाड़े शंकराचार्य जी के समय 10 नामी अखाड़े खड़े हुए, बाद में वैष्णव अखाड़े खड़े हुए, ये सारे अखाड़ों ने अपने
घर से एक एक बच्चा इस धर्म की बचाने के लिए नागा सन्यासी के रूप में बनना तय कर दिया। जब हिंदू धर्म खतरे में पड़ रहा था तो वो अखाड़े बने, और हर 3 साल में देश के 4 हिस्सों में जाकर के भविष्य में सनातन धर्म की दिशा कैसी बनना चाहिए, भविष्य की चुनौतियां क्या है, जो आज है वो कल उसका स्वरूप बदल जाएगा। तो सत्य हमेशा हमारे लिए समसामयिक दृष्टि से भी लालायित करता है जब हमको बुलाता है। तो ऐसे में हमारे जो आपने बताया आध्यात्मिक जितने महापुरुष हैं वो अपना सब कुछ संसार में मान के चलो कि वो भी चाहते तो अपना घर बसा लेते, वो अपना कोई निजी व्यवसाय करते, लेकिन वो देश सेवा के लिए भगवान के नाम पर अपना शरीर एक तरह से दान करके इस समाज के भरोसे खड़े होते हैं कि समाज के अंदर सनातन धर्म की धारा को कभी झुकने नहीं देंगे, अपनी निगाह नीचे नहीं होने देंगे। ये संस्कृति का गौरवान्वित करने वाला मेला। ऐसे में जब वो सारे लोग अपनी अपनी धारा से आते हैं, अपनी अपनी साधना के पथ से आकर के एक बड़ा मेले का रूप लेते हैं, तो नई भविष्य की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे में सरकार का फर्ज है कि वो हमारी उस पक्ष से को सबको अवगत कराए, उनको जानने समझने का मौका मिले। और इसीलिए आप कई सारे लोग, अब जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप बताओ प्रतिदिन हम क्यों स्नान करते हैं? हिंदू धर्म में स्नान करने का आग्रह बहुत रहता है। थोड़ा आप कभी सोच के बताओ स्नान क्यों करते हैं? शरीर की शुद्धता के लिए। और बताओ आप, अभी आधा बोले। शरीर और मन दोनों की शुद्धता के लिए। हैं? शरीर और मन दोनों की शुद्धता के लिए। आधा बोले और पूरा बोलो। अब आप बताइए सीएम साहब। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ साइंस के विद्यार्थी जानते हो पानी के लिए हमारा फार्मूला क्या है, क्या बोलते हैं उसको? तो H2O मतलब क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं? और हाइड्रोजन भी उसमें है ना, H2O। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे लिए ये चराचर जगत में, अगर आप अब प्रकृति के साथ जोड़ के मैं बताता हूँ साइंस की दृष्टि से, इस पृथ्वी का जब जन्म हुआ, आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद धीरे धीरे रचनाओं के बलबूते पर नीचे चट्टानों का निर्माण हुआ। फिर एक हिमयुग आया, जिसमें हिमयुग मतलब आज भी पहाड़ के ऊपर जब झरना बहता है तो झरना बहने के लिए ऊपर कोई पानी का टंकी नहीं कि उसमें से पानी आ जाएगा, ये ऑक्सीजन ऊपर जाकर जम जाती है जो सने सने पिघल करके नीचे आती है। तो उसके बाद कोशिकाओं का जन्म हुआ, और कोशिकाओं से हम सब जीव बने, हम सबका जन्म अंततः पानी से हुआ है। तो हमको अपने उस जन्म के आधार पर जो पानी में जाने का सुख मिलता है, इसलिए प्रतिदिन स्नान करने की इच्छा। ये फायदा होता है एक पीएचडी किए हुए डॉक्टर का सीएम होने से प्रदेश में। अब मैं तो ये नहीं कहूँगा। सर हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो रोजगार की बात करना बहुत लाजमी है जी। ये इनोवेशन सर आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि बंद पड़ी मिलें बहुत लंबे दशकों से लोग परेशान थे, आपने उन बंद पड़ी मिलों के मामलों को इतने अच्छे तरीके से सुलझाया। मुझे लगता है कि कितना सरल इसका निदान था, दशकों से किसी के पास नहीं था। आपने वो ज़मीनें जो हज़ारों करोड़ की थी उन्हें सरकार ने एक्वायर किया, और जो मुआवजा जो मांग रहे थे दशकों से लोग, उन्हें वो मुआवजा दे दिया। दोनों इशू सॉल्व हो गए, उस ज़मीन का सदुपयोग भी हो गया और मुआवजा भी मिल गया। इसके अलावा अभी मैंने एक और नई चीज़ सुनी जो जिस तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कि जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मध्य प्रदेश के अंदर कंपनियां कर चुकी हैं, आपने उन लोगों के साथ बैठ कर के बात की और कहा कि भाई जो और क्या इन्वेस्ट कर सकते हो वो बताओ, और उन्हें एक बहुत अच्छी इंसेंटिव स्कीम भी दी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5,000 पर लेबर के कॉस्ट पर आप उन्हें, सरकार अपनी तरफ से दे रही है कि आप हमारे लोगों को रोजगार दीजिए, हम 5,000 प्रति कर्मचारी के हिसाब से आपको देंगे। तो ये कितना फ़ायदा दे रही है सर, इसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, आपने ये एक ऐसा विषय उठाया जिस विषय का उत्तर सबको जानना जरूरी है, और मैं सबको बताना भी चाहता हूँ। आप ये मान के चलो, हमको हमारी ये मानव शक्ति की ताकत को पहचानना पड़ेगा। हम इस मशीनीकरण के युग में केवल एक बात नहीं देख सकते कि हम मशीनों से सारा काम करा लें। मशीनें जितना काम करेगी करना चाहिए, कहाँ जहाँ मनुष्य नहीं मिल रहा है वहाँ मशीनें काम कर ले, लेकिन जहाँ मानव शक्ति उपलब्ध है
वहाँ हमको मनुष्य को काम नहीं देना पड़ेगा। तो मनुष्य को काम देने के लिए कोई कारखाना लगाएगा तो हम उसको अपने भाई बहन के लिए प्रति भाई बहन 5,000 रुपये इंसेंटिव देते हैं कि आप 10 साल तक इनको काम पे लगाए रखिए, हम आपको बिजली पानी के अलावा ये भी 5,000 रुपये महीना देंगे ताकि वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी में गुजर बसर कर ले। तो ये भी तो जरूरी है। हमारी ये मानव संपदा इतनी बड़ी ताकत है, इस ताकत को रोजगार से लगाए रखना। अब आप उसका उल्टा देख लीजिए, अगर हम इन काम नहीं लगाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे? कल को अव्यवस्था खड़ी होगी, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, 50 तरह के दूसरे संकट खड़े होंगे, भूखमरी आएगी। तो हम व्यक्ति को काम देना चाहते हैं। मैं आपको ऐसे ही एक प्रश्न पूछता हूँ जी, आप कभी भी हिंदू देवी देवताओं के कई हाथ के चित्र देखते हो, ये क्या बताता है अपने को? सुधीर जी, इस बार आप बताइए। डॉक्टर साहब ही बताएंगे। मल्टीटास्किंग है ना, मल्टीटास्किंग। हर हाथ को काम। कोई भी देवी देवता का हाथ खाली बता दो कि 4 हाथ हिला रहे हैं, हर हाथ में कुछ न कुछ है कि नहीं है जी। तो जब उनके भगवान के भी हाथ में कुछ न कुछ है तो मुझे अपने लोगों का हाथ में देने में क्या तकलीफ है? हम तो उनके अनुयायी है ना। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यही तो अपनी भारत की जवानी। इसके अलावा क्या चाहिए? मुख्यमंत्री जी, आप नए नवाचार बिल्कुल करते जा रहे हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर हो सकता है कि जो सनातन को ना मानते हो उनको आपत्ति हो, पर लेकिन सरकार की पहचान सनातनी सरकार के रूप में हो रही है। गोवर्धन पूजा की बात करें सरकारी स्तर पर मनाना। मैं एक बात आपको जरूर पूछता हूँ, ये थोड़ा सनातन का अर्थ आप बताओगे? आज हमें उस तरफ होना था, सीएम साहब को इधर होना था। भाई सनातन बोलते किसको है? जो आदिकाल से, शुरुआत से जो चीज़ है। आपने बात कही ना, तो आदिकाल से आज तक में क्या अंतर है? पर सनातन शब्द में मैंने इसीलिए बोला, सनातन का मतलब कभी भी एक बात नहीं है कि हम इसी को मानेंगे, इसके अलावा किसी को नहीं मानेंगे। अगर ऐसा होगा तो वो टूट के खत्म हो जाएगा। लगातार सनातन मतलब लगातार जीने की लंबी परंपरा है। और मुझे इस बात का गर्व है कि दुनिया में एकमात्र जगह है हिंदुस्तान जहां सनातन पद्धतियों को लेकर के हम चल रहे हैं। हमने कभी मना नहीं किया उन सारी बातों को। काल के प्रवाह में आज जो अच्छा है कल उसमें खराबी हो जाएगी। हमारा समाज उसको छोड़ देता है, अच्छी बात को अपना लेता है। हमारा इतना लचीलापन है, समय के साथ सारी बातों को जोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते। जो नया है नित्य नूतन नवीन को अपनाते जाना और पुरानी कमजोरियों से छुटकारा पाते जाना, ये सनातन है। अब इसको कोई खराब कहे तो 10 बार कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इसी बात को लेके चलता हूँ। मेरा सवाल इसमें ये था पूरा कि जैसे गोवर्धन पूजा की आपने बात की, मैंने तमाम चीजें की, कुलपति का नाम बदल दिया आपने, कुलगुरु कर दिया। इसको लेकर भी अभी विधेयक पास हुआ विधानसभा के अंदर, बड़ा हो अल्लाह मचा कि नाम क्यों बदल दिया? सुधीर जी, फिर वही एक बात आएगी। ऐसा लग रहा है इंटरव्यू हम लोगों का हो रहा है आज। मैं आपको एक वैसे ही खाली अभी तो मैं ही बोल देता हूँ, आपके लिए नहीं। दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, कोई एक देश बता दो जो कहेगा कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं? कोई है क्या? या आप इसको ऐसे भी ले लो, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैन का सांदीपनी आश्रम, ये गुरुकुल हमारे 5000 साल पहले उज्जैन में गुरुकुल, 2500 साल पहले तक्षशिला, नालंदा, ये हमारे विश्व के जाने माने गुरुकुल है। जहाँ मैं आज बात कर रहा हूँ ये भी गुरुकुल है। तो हमारे यहाँ इस देश की पहचान शुरू से अपनी अच्छाइयों को दुनिया में बांटने की रही है। कोई किसी भी देश में रहे, कोई किसी स्थान पर कमाए खाए, हमको कोई मना नहीं, लेकिन उसमें अगर कोई ज्ञान की ज्योति जलाना है, उसके अज्ञान को दूर करना है, तो हम उसको अपने यहाँ शहर से बुला करके उसको ज्ञानवान बना करके उसके देश पहुंचाना चाहते हैं। ये गुरु परंपरा है हमारे यहाँ, इसलिए विश्व गुरु बनने की बात हम करते हैं। दुनिया का कोई देश नहीं करता। हर देश दूसरे पे कब्जा करना चाहता है, उसकी संपदा को हड़पना चाहता है, उसकी अपने यहाँ की व्यवस्थाओं को अपने अंदर समाहित करना चाहता है।
भारत ने कभी किसी के ऊपर इस ढंग से दृष्टि भी नहीं डाली, ना डालना चाहता है। वो सदैव अच्छा ही बांटना चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? इसलिए ये हमने कहा है कि हमारी अपनी इन परंपराओं में अगर कुलगुरु शब्द आता है तो आप बताओ, गुरु शब्द से वो बात जुड़ना चाहती है जो गुरु का अर्थ, गुरु को संधि विच्छेद कर दो। गु का अर्थ है अंधेरा और रू का अर्थ है प्रकाश, तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला शब्द गुरु है। तो हमने कहा विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो विश्व को हम अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना चाहते, तो गलत क्या है? ऐसे में जाने अनजाने हमारे यहाँ पे भी, मैं जैसे कुलपति की बात आती है, कुलपति शब्द हमारे यहाँ था, मैंने क्यों बदला ये भी बताता हूँ। मैं इंदौर के एक विश्वविद्यालय में शिक्षा मंत्री करके गया, तो बाकी लोगों से परिचय करते एक सज्जन मेरे पास आए। वहाँ हमारी जो कुलपति थी वो प्रोफेसर रेणु जैन जी थी, वो अपनी महिला थी। तो उनने कहा, एक सज्जन आया कि मैं आपके कुलपति का पति। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले आपकी कुलपति रेणु जैन है, मैं उनका पति हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को 4 मंजिल से नीचे गिरा दिया। तो मैंने कहा माफ करना, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मैंने परिचय कर लिया। आकर के मैं बैठा अपने ऑफिस में और मैंने कहा एक काम बताओ, इसका उत्तर ढूंढो, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ये ध्यान में आया कि महाराष्ट्र में कुलपतियों को कुलगुरु बोला जाता है जी। तो हमने कहा अगली बार से यहाँ भी कुलगुरु चालू कर देंगे हम। अरे इससे अच्छा कोई शब्द नहीं मिलेगा, तो कुलगुरु यहाँ आ गया। अब मेरे आज तक समझ में नहीं आया, ऐसी अच्छी सारी बातों को कांग्रेसी सदैव विरोध करते हैं, उनको क्यों विरोध करना चाहिए उनको ही नहीं मालूम है। लेकिन अब बीजेपी वाले बोलेंगे तो वो विरोध करना चाहते हैं। उनके ऐसे विरोध करते करते वो लगातार कमजोर से कमजोर होते जा रहा है और भाजपा आगे बढ़ती जा रही है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो मुझे इसमें क्या तकलीफ है? आपको चैलेंजेस लेने में मज़ा भी बहुत आता है। मैं देखता हूँ कोई सीएम पहली दफ़ा आता है और वो कहता है कि मैं 5 साल में बजट दोगुना कर दूंगा। ये कितना बड़ा चैलेंज है, ये आप भी अच्छे से समझते हैं, हम भी समझते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया कह रही है कि दुनिया जो है, पूरे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि बहुत दिक्कतों में जाने वाली है आर्थिक तौर पर। लेकिन इतना बड़ा चैलेंज आपने खुद ले लिया। आपने कहा कि मैं सारे जिलों की सीमाएं बदल दूंगा। आपने 55,000 थानों की सीमाएं बदल दी। आपने बोल दिया मैं सारे जिलों की सीमाएं बदल दूंगा। वो भरैये के छत्ते में हाथ डालने जैसा होता है, उससे पॉलिटिकल फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। पर ये इतना डायरेक्ट आप में आ कहाँ से रहा है? ये 5 साल के अंदर इतने बड़े बड़े टारगेट जो दशकों तक करने के बारे में सोच के ठंडे बस्ते में चले जाते थे, ये कैसे करेंगे सर? देखिए साहब, मैं अगर आपने ये बात कही है तो मैं फिर वापस सनातन संस्कृति की तरफ जोड़ना चाहूँगा जी। हमारी गलती नहीं है। हमारी पार्टी का पहले जनसंघ के ज़माने में दीपक प्रकाश का हमारा चुनाव चिन्ह था जी। अब कमल का फूल हो गया है, और कमल के फूल की विशेषता ये है कि वो लाख पानी में रहे, पत्ते पे भी एक बूंद पानी नहीं आने देता है। तो अव्यवस्था, अपने आप को घबराना, इन सारी व्यवस्था से डरना, अगर ये सब है तो पार्टी सरकार में क्यों आएगी? सरकार वो जो चुनौतियों से लड़ना चाहे, बड़े टारगेट रखे, हिम्मत के साथ, आशा और उम्मीद के साथ जिए। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी में जो लगातार इस प्रकार का चैलेंज लेती है, जैसे नरेंद्र मोदी जी लेते हैं, तो जब हम उनको नेता मानते हैं, हमारी पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है, तो स्वाभाविक रूप से हमको लगा कि हमको हमारा प्रदेश का भला करना है। तो भला करना तो हमारी आय को बढ़ाना पड़ेगी। तो सरकार केवल आज बन गई इसलिए 5 साल मजे करने के लिए तो नहीं। तो सरकार का उत्तरदायित्व है कि भविष्य में जहाँ से हमने शुरू किया और इसको अच्छे से अच्छा कैसे कर दें। तो हमने टारगेट तय किया कि हम अपनी आय के साधन को डबल करेंगे। इसी प्रकार से जैसे आपने कहा कि थानों की सीमा, अब मैं आपको जहाँ मैं बैठ के बात कर रहा हूँ यहीं का उदाहरण देना चाहूँगा जी। ये हमारा लेकोड़ा के पास वाला काकड़ पे बसा हुआ विश्वविद्यालय है, अवंतिका यूनिवर्सिटी जी। आज से 15 साल पहले जब मैं पहली बार, या 12 साल पहले जब मैं पहली बार विधायक बना, उस समय यहाँ का थाना, हमारे उज्जैन के 9 थाने थे उस समय, और उज्जैन का सबसे पहला या दूसरा थाना था भैरूगढ़। तो यहाँ से ये दक्षिण विधानसभा पार करके दक्षिण विधानसभा के नीलगंगा, महाराजवाड़ा, कोतवाली, दौलतगंज, जीवाजीगंज सब थाने को छोड़ के सबसे आखिरी में डॉक्टर सनवर पटेल के गांव के पास भैरूगढ़ में जाना पड़ता था।
अब आप बताओ कि आबादी पूरी यहाँ रह रही है, अब यहाँ कोई कारण से कोई चोर आ जाए, कोई झंझट हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कुछ भी कारण हो जाए, तो पुलिस के थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए भी रास्ते के 5 थाने जो पास में पहले पड़ रहे हैं उनको छोड़ के छठे पे जाना पड़ रहा है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो मैंने उस समय इस चीज को महसूस करते हुए तुरंत बदलवाया कि ये जरूरत नहीं हो सकती है, पास का थाना होना, थाना पुलिस का तो जनता के जितनी नजदीक सुविधा होना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी न केवल बदलवा के मैंने नीलगंगा में करवाया था, बल्कि अब तो जवासे में थाना खुलवा दिया है। हमारे अपने पास में ये व्यवस्था तो आसपास की होना चाहिए। हमारे लिए ये एक अलग बात है, जिससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जीवन शैली भी मोटे तौर पर सुव्यवस्था से जीने की आदत है। लेकिन आज ये विषय मैंने आपने निकाला तो बता दिया कि पूरे प्रदेश के अंदर 22,500, जैसे ये मैंने अकेली अपनी विधानसभा का, मैंने प्रदेश में माफ करना कई सारे प्रयोग वो कर रहा हूँ जो मैं 10 साल से पहले से ही अपने आप दक्षिण विधानसभा में कर रहा था। ये सारे त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार मैं सालों से ही मना रहा हूँ, यहाँ कई लोग गवाह होंगे इस बात के, पहले से ही मनाता आया था। अरे रक्षाबंधन हमारे लिए केवल एक राखी का धागा नहीं, वो हमारी बहनों के साथ हमारी सह-अस्तित्व की भावनाओं का प्रकटीकरण। और हमने तो कहा कि 1-2 नहीं, कई हजार बहनें मेरी जिनके आधार पे मैं राखी बंधवाता हूँ। बड़ा आनंद आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ एक शशांक मिश्रा करके कलेक्टर थे, जब हमारी सरकार बीच में 2019 में नहीं थी, मैं उनके घर में बैठा हुआ, उनके घर में एक बहन जो उनकी एक तरह से वो बर्तन मांजने का काम करती, वो सामने से ऐसे गुजरी, मैं लान में बैठा हुआ, मेरे साथ कलेक्टर बैठे हुए, मैं एज ए विधायक उनसे बात कर रहा। कलेक्टर को पता नहीं क्या सूझी, तो उन्होंने पूछा कि जरा इधर आओ। तो वो आई, तो उससे बोला कि कमला भाई आप इनको जानते हो? तो उन्होंने मेरा तरफ बताया। बोला हाँ जानती हूँ। बोले कौन है? बोले मेरे भाई है। अब वो कलेक्टर कह रहा है विधायक की बहन मेरे यहाँ बर्तन मांज रही है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। ये क्या हुआ? वो मेरे से पूछ रहे कि आपकी बहन मेरे घर में बर्तन मांज रही। अरे मैंने मेरी 10,000 बहनें ऐसी जब मेरे को राखी बांधती है, ये सब अपना काम करती रहे, लेकिन काम से नहीं शर्माना, उसका अपना रिश्ता है। मैं अपनी बहनों के बराबरी के हक सम्मान की बात करता हूँ, वो काम कोई सा भी करे। मैंने अपने यहाँ इस तरह की परंपरा कायम की है, इसलिए हमारे यहाँ तो प्रकृति इतनी अच्छी है कि भाई बहन तो हम सबको बनाते ही बनाते हैं। अरे हम तो अपने घर के अंदर गाय माता रहती है, गाय को भी राखी बांधकर उससे भी संबंध निभाते हैं। कोई हथियार रहता है, हथियार से भी राखी बांधते हैं। हमारी परंपरा है, आखिर इन परंपरा से अपना धर्म चलता है। तो ये मैंने ऐसे कई सिस्टम को सुधारने का प्रयास किया, वो सरकार के लेवल पे अब सबको लागू करा दिया। अब इसको हमने कह दिया ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में। अब बताओ रक्षाबंधन पे बहनों के जिंदगी का, बहनों के बाकी चीजों का अगर गारंटी लेते हैं तो नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? सही बात है कि नहीं? सही है, तो ठंड दूर हो गई होगी। बिल्कुल युवा संवाद है मुख्यमंत्री जी, और यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा मौजूद है। मैं कुछ युवा पूरे देश भर से भी यहाँ मौजूद हैं, कुछ उनके मन में जिज्ञासा है, जरूर उनसे सवाल लेंगे। अनुज जी, अनुज, मेरे ख्याल से 1-2 ही प्रश्न लेना। अब ये बाकी लोग भी कह रहे हैं कि आपने 6 बजे से बिठा दिया और क्या है ये इतने लेट आए। आप आ गए, ये बड़ी बात है सर। हेलो जी, नमस्ते सर। मेरा नाम सौमिल फंड से है। मैं मुंबई से उज्जैन आया हूँ, अवंतिका यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ डिज़ाइन पढ़ रहा हूँ। सर मेरा आपसे पहले तो आपका मध्य प्रदेश की धरती पे अभिनंदन, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आप 5000 साल पुरानी हमारी भगवान कृष्ण की और बलराम और सुदामा के उस काल को याद दिला रहा हूँ, जब हमारी धरती पर आकर को अध्ययन करके जाते थे। आप मुंबई से आकर के यहाँ अध्ययन कर रहे हो, हमारे लिए गौरव की बात है। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। जी सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप व्यस्तता के कारण आपके कोई ऐसे ख्वाहिश है कि जो पूरे नहीं हो पाए, आप आगे पूरे करना चाहेंगे? भाई ऐसा मत पूछो, लट चलाने का शौक है सीएम साहब। अखाड़े के पुराने खिलाड़ी है साहब। ये बातें तो बहुत अलग प्रकार की है, लेकिन ये बात सही है जो बेटा तुमने कहा है। मेरे को रोज पुस्तक पढ़ने का शौक है,
थोड़ी सी मारा मारी में थोड़ा कम टाइम मिलता है, इसका अफसोस रहता है, लेकिन सफर में पूरा कर लेता हूँ। मैं जब इधर से उधर जाता हूँ, राजनीतिक दृष्टि से मोबाइल एक तरफ रख देता हूँ, किताब पढ़ना शुरू कर देता किस तरह की किताबें पढ़ते हैं सीएम साहब? हूँ। आप कौन सी वाली जानना चाहोगे? आज हम सोच रहे थे सर सबसे लास्ट कार्यक्रम है, पर एनर्जी लेवल सर का बहुत ज्यादा है। दूसरा सवाल लेंगे प्लीज। नमस्कार सर, मेरा नाम वंश गुप्ता है। मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और यहाँ अवंतिका में मैं बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप आज के युवाओं को फिटनेस को लेकर क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आपके फिटनेस को भी लेकर बहुत चर्चे होते हैं। रील काफी वायरल हो रही है सीएम साहब की। आप योगा और मेडिटेशन नियमित रूप से करते हैं और इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव है? देखिए, मैं आप सबसे भी कह सकता हूँ, प्रयोग करके देखना कभी। एलोपैथिक को डॉक्टर को बुला लेना, आपका बीपी अगर 140 हो, 150 हो, 160 हो, आप ठीक से योग प्राणायाम अगर करके तुरंत बाद वहीं के वहीं आप दूसरे किसी भी व्यायाम को करके देखना, आपका बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन योगासन प्राणायाम से तुरंत 120-80 मिलेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये करा हुआ प्रयोग है मेरा, तुरंत फर्क पड़ता है। ये हमारे जो प्राचीन धरोहर है, योग प्राणायाम ध्यान साधना, ये जीवन की शैली में सारी बातों का अंदर है। इसलिए मैं योग प्राणायाम पे भी कोशिश करता हूँ। ये जरूर बात है कि उतना समय नहीं मिलता, लेकिन मिलता उतना पूरा करता हूँ, कोशिश निकालता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी शुरू करेंगे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन एक जानकारी और देता हूँ आपके लिए, आज समसामयिक रहेगा उज्जैन में बात करना। आज 21 दिसंबर है और 21 जून, ये आप याद रखना, 2 दिन, ये दोनों दिन हमारे लिए सूर्य भगवान के उत्तरायण से दक्षिणायन में जाने वाले दिन हैं। तो ये अभी विश्व की दृष्टि से एक तो हमने योग दिवस की घोषणा करी, माननीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, ये सौभाग्य की बात है। और आज ध्यान दिवस की घोषणा हो गई, ये 21 जून का। लेकिन योग और ध्यान के पीछे उत्तरायण दक्षिणायन है, इसमें कोई शंका नहीं है। आज नहीं तो कल इस बात को दुनिया मानेगी कि आज, वैसे भी हमको मालूम है कि उत्तर दक्षिण पृथ्वी के दोनों तरफ, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव तो है ही है, तभी तो ये हमारे मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होती है। हमारी ये आज की स्थिति में सरलता से समझने के लिए यही बात है जिसको हम सब जान सकते हैं। जैसे अपने में से कई सारे लोग अपन उच्च शिक्षा ग्रहण करते, कभी कभी माफ करना कैंपस के लोग बुरा मत मानना, कभी हम उनसे कहते हैं कि आप ग्रह नक्षत्र को मानोगे कि नहीं मानोगे। तो ग्रहों को मानने के मामले में कई बार कहते हैं कि हम ये पोंगा पंडित वाला मामला है, हम पत्रिका को नहीं मानते, ऐसे ही बोल देते ना। क्या बोलते कि हम तो ग्रह को नहीं मानते। अब ये मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी घड़ी का सिद्धांत क्या है? ये घड़ी काय से चलती है? काय से चलती है? बताया ना, घड़ी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी उससे चलती है। तो ग्रह और सूर्य और पृथ्वी ग्रह नहीं है क्या? एक ग्रह से दूसरे ग्रह की परिक्रमा तो हो रही है, तो उसकी परिक्रमा की अवधि गिनी हुई है ना? कुलगुरु जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? 365 दिन आप कह रहे हो। आज से 15-20 साल पहले तो 364 दिन ही बताते थे, और उसके पहले 360 गिनते थे। ये धीरे धीरे समझ में आती जा रही है कि भारत के लोग सही करते हैं तो धीरे धीरे बाकी चीजें सही होती जाती है। तो आज आने वाले समय में ये जो 2 ग्रहों की परिक्रमा से हमारा साल की गिनती होती। और ये एक और बात समझने वाली, ये जिस ग्रह पे जाओगे सबकी सूर्य की परिक्रमा लगाने की अवधि अलग अलग है। आप शुक्र पे जाओगे तो 245 दिन का साल होगा, और सबसे आखिरी ग्रह शनि है। आप कभी किसी बच्चे को, किसी मित्र को शुभकामना देना, और शुभकामना देना कि 3 साल की शुभकामना। 3 साल की मतलब पृथ्वी जैसे 365 दिन में अपना एक परिक्रमा पूरी कर देती है। हमारी गिनती के हिसाब से शनि की परिक्रमा 29.5 साल में होती है। तो आप उसको 100 साल की शुभकामना दे रहे हो, धीरे से बोल देना 3 साल की शुभकामना शनि की। वो अगर समझ जाए तो अच्छा, नहीं तो कहेगा 3 साल बाद मारना चाहता है क्या। लेकिन हम तो 100 साल की दे रहे हैं ना। तो ये जाने अनजाने हम सबको इन सब की जानकारी आए,
आगे पीछे देखो, आप इसको उल्टे ढंग से देखो। ये दूरबीन किसने बनाया? कौन बताएगा? गैलीलियो का नाम होता है। गैलीलियो ने बनाया, ऐसे ही है ना। तो दूरबीन के पहले ग्रह तो मालूम ही नहीं थे पश्चिम को, ये सही है ना। दूरबीन के अभाव में ग्रह देख सकते थे क्या? लेकिन आप, मैं गारंटी कर दे सकता हूं कि आपके घर में कभी भी कोई पूजा पाठ हुई, पंडित जी सबसे पहले नवग्रह की पूजा कराते कि नहीं कराते? तो जब दूरबीन नहीं थे उसके पहले ग्रह हमको मालूम थे कि नहीं थे? ये हमारी अतीत की ज्ञान परंपरा की जानकारी, और इसी को सनातन संस्कृति कहते हैं। अब इसको सनातन संस्कृति के कोई कुछ भी कहे तो अपन क्या कर सकते? अनुज, एक आखिरी सवाल। आखिरी सवाल। नमस्ते सर, मेरा नाम रुधिरा अतुल जैन है। मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ और अवंतिका यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ डिज़ाइन पढ़ रही हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि नेताओं को हमेशा कुर्ता पजामा में पसंद किया जाता है, मगर आप जब विदेश गए थे तब आपने सफारी सूट पहना था, उसमें आप बड़े अच्छे लग रहे थे। तो आप यहाँ पे वैसी वेशभूषा क्यों नहीं रखते? बेटा, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसका उत्तर दो तरह से देना चाहता हूँ। एक विनोद में बाद में दूंगा, अभी मैं अपनी बात कर लेता हूँ। तुमने देखा नहीं, मैं जब बैठा हूँ कॉलेज में तो मैंने साल या मफलर भी डाला था। कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ एक कष्ट हो जाता है कि हम बड़ी कुर्सी पे पहुंच जाए, बड़े स्थान पे पहुंच जाए, तो जो समाज को सहज स्वीकार है हम उससे दूर भागते हैं। उससे दूर भागने से काम नहीं चलेगा। पेंट शर्ट हम पहन सकते, पेंट शर्ट में कोई मना नहीं, कोई रोकता भी नहीं, जरूरत होती तो पहनना भी चाहिए। लेकिन इस प्रदेश की आबादी 9 करोड़ है और 9 करोड़ में से 99% लोगों की इच्छा रहती है कि भारतीय परिवेश पहने। तो भारतीय परिवेश से कुर्ता पजामा से अच्छी कौन सी जगह होगी? ये एक स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने वाली बात। और जहां आपने बताया मैं इंग्लैंड गया और जर्मनी गया तो मैं कुर्ता पजामा ही पहन सकता था, मुझे कोई मना नहीं थी। लेकिन टेम्परेचर 1 और 2 डिग्री था तो भारत माता की जय करना। कुछ जगह तो माइनस भी था, तो मैंने कहा मेरी इच्छा हुई, जहाँ एक आध जगह पहना, और लगा कि अब जरा अपने को आगे भी काम करना, तो भैया जो है वो पहन लो। तो कभी कभी इसको ऐसा बोलते, जैसा देश वैसा भेष। तो गलत नहीं है, वहाँ की दृष्टि से वो भी ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ की दृष्टि से ये ठीक हो गया। कोई शायद अनुज यार जल्दी करवाना उसको, लास्ट बच्चा अब तो ज्यादा अच्छा। नमस्ते सर, मैं मितिशा विजय वर्गिया अलवर राजस्थान से हूँ और यहाँ पे बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने पहले मेडिकल की पढ़ाई करी थी, तो आपको तब अस्पताल में मरीजों की सेहत सुधारना ज़्यादा अच्छा लगता था या अब प्रदेश की सेहत सुधारना ज़्यादा अच्छा लगता है? बेटा, मैंने पाँव मोड़े थे, वापस पलटा लिए। पहली साल से वापस आ गए। मैंने फर्स्ट ईयर में बीएससी में साइंस कॉलेज में चुनाव लड़ लिया, फिर पीएमटी में मेरा सिलेक्शन हुआ, महीने 2 महीने गया। मेरे मित्रों ने कहा वहाँ का चुनाव लड़ते हैं, यहाँ चुनाव यहाँ लड़ना, साइंस कॉलेज में छोड़ो उधर, तो मैं इधर आ गया। लेकिन ये मेरे पक्का तुम्हारी बात का ये सारा मेरे को ध्यान रहा। तो बाद में मेरे बच्चे सब मेडिकल से, कोई एमएस है, कोई गायनोकोलॉजिस्ट है, अलग अलग प्रकार से। लेकिन ये बात तय है कि डॉक्टर बनने के बाद भी चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे प्रदेश के पूर्व सभापति डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी है, जो एमबीबीएस करने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में आए, और ऐसे कई सारे लोग हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे लोग भी आना चाहिए। मैं उस समय थोड़ा सा गलती कर गया था, मैं आज की वो बात को वापस लेता हूँ। नहीं, पर डॉक्टर अब आज भी है, उस समय मरीजों की सेहत सुधार रहे होते, आज प्रदेश की सेहत सुधार रहे हैं, काम तो वही है। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं तो अपने बीच, आपके बीच में भी अपने आप को कंपाउंडर समझ के आया कि आप बताएं। सर बड़ी बड़ी सर्जरी आप कर रहे हैं, एक साल में इतनी सर्जरी कर दी आपने, लोग परेशान हैं। सर यहाँ एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपके नेतृत्व में उज्जैन और आसपास के पूरे क्षेत्र को, जिस तरह से अभी मैं बच्चों को सुन रहा था कि उज्जैन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, मुंबई से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, ये देख करके बहुत अच्छा लगा। और ये वाकई में लग रहा है कि जो सांदीपनी आश्रम की हमारी परंपरा थी वो आज अवंतिका यूनिवर्सिटी छोटे रूप में उसे साकार दे रही। जो आपका विज़न है उसमें वो उसका एक स्वरूप दिखाया बच्चों को देखकर। हम अगली कड़ी में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपकी जानकारी हालांकि है, एक बार फिर बता दूं कि पूरी सरकार में सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं
तो कोई हमारे डॉक्टर साहब हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, एक बार जोरदार तालियां। सीएम साहब सूबे के मुखिया हैं, मध्य प्रदेश के मुखिया हैं और हमारा एक परिवार है, हमारा अपना ही परिवार है। हालांकि हम भी आपके परिवार के ही हिस्से हैं और उस परिवार में lalluram.com जो कि देश की टॉप 10 वेबसाइट में हमारी lalluram.com है और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो कि सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल है। और इस परिवार के मुखिया हैं हमारे चेयरमैन साहब नमित जैन साहब। मैं बड़े सम्मान के साथ मंच पर चेयरमैन साहब को आमंत्रित करता हूं। साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं लोकेंद्र राजपूत जी को, वरदान बायोटेक से, कि मंच पर पधारें। हमारे सलाहकार संपादक संदीप अखिल जी को आग्रह है कि वो मंच पर आएँ। अनुज तिवारी जी MP हेड सेल, उनसे आग्रह है कि वो मंच पर पधारें। और मैं बिना किसी देरी के हम अब हमारे तमाम जो विभूतियां हैं उनको सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं। सबसे पहले मैं अवंतिका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री नितिन राणे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। मंच पर वो पधारे और हमारे सूबे के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हाथों वो सम्मानित उनको सम्मान मोमेंटो प्रदान करें, उनको सम्मानित करें। और इस समय देख पा रहे हैं मोहन यादव जी अपने मंच पर तमाम जो विभूतियां हैं उनसे जो है रूबरू होते हुए मैं अवंतिका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री नितिन राणे जी के सम्मान के लिए आग्रह करता हूं कि मोमेंटो प्रदान कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हमारे चेयरमैन नमित जैन साहब उनको सम्मानित करें। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं वरदान बायोटेक के डायरेक्टर श्री लोकेंद्र राजपूत जी को कि उन्हें मुख्यमंत्री जी सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजती रहें इस सम्मान की वेला में। और साथ ही मैं वाइब्रेंट ग्रुप के डायरेक्टर श्री विवेक दममानी जी से मंच पर आमंत्रित करता हूं। 18 साल से सेवा लगातार प्रदान कर रहे हैं, 35 से अधिक उनके प्रोजेक्ट हैं। RC माहेश्वरी जी जो ग्रुप के हैं, चेयरमैन श्री लीलाधर जी माहेश्वरी जी, उनसे आग्रह है कि वो मंच पर आएं। और इस समय आप अलग तस्वीरें देख पा रहे हैं, तमाम जो विभूतियां सम्मानित हो रही हैं उनका जोरदार तालियों से आप स्वागत करते रहें। प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, उनका सम्मान करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं अभ्यास कैरियर इंस्टीट्यूट के MD श्रीमती नीलिमा कुमावत जी को कि वो मंच पर पधारें और हर वर्ग से डॉक्टर बनाने का उनका जो सपना है वो साकार हो, हम यही जो है आग्रह करते हैं। तालियों की ये जो गड़गड़ाहट है लगातार जारी रहे। अभी हम देखें कि पारा काफी कम है, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो तालियों की गड़गड़ाहट है, उससे आप तालियां बजाते रहें लगातार। अथर्व ऑर्थोपेडिक्स के डायरेक्टर डॉक्टर दीप्ति सिंह हाड़ा जी से आग्रह है कि मंच पर पधारें। जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए। ऑटोसिस इंदौर के डायरेक्टर श्री रविंद्र शर्मा जी से आग्रह है कि वो मंच पर पधारें। और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बीटेक उन्होंने किया है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में MTech की डिग्री है। 2007 से लगातार उनका ग्रुप है, कार्यरत है। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं एपिकॉन रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के MD श्री अमित पाठक जी को कि वो मंच पर पधारें। और कई साल से स्ट्रक्चरल डिजाइनर में उनके जो योगदान है हम वो भूमिका देख ही पा रहे हैं। साथियों, हम रूबरू होंगे आपसे और आपने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुना कि जिस तरह से वो डॉक्टर साहब हैं और हर एक विधा की बात कर ली जाए उनसे, चाहे वो सनातन संस्कृति हो, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, हर शिक्षा में पारंगत हैं। और आगे मैं आमंत्रित करता हूं मन पे RK डेवलपर्स से डायरेक्टर श्री राकेश अग्रवाल जी को मंच पर पधारें। और 2013 से उनकी जो शुरुआत की थी वो लगातार जारी है। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं ओम नमकीन से डायरेक्टर श्री अनुराग बोथरा जी को मंच पर आएं और मुख्यमंत्री जी के हाथों वो मोमेंटो प्रदान करें, मोमेंटो लें, मैं आग्रह करता हूं। अभी देखिए मंच पर बड़ी सरलता सीएम साहब की, मुख्यमंत्री जी की आप देखें कि बड़ी ही सरलता के साथ वो मिलते हैं। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अजय हार्डिया जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं बड़े सम्मान के साथ। हार्डिया जी मंच पर पधारें और मुखिया, सूबे के मुखिया के हाथों सम्मान प्राप्त करें। द मेडिनोवा रिट्रीट के डायरेक्टर डॉक्टर उमेश चौधरी जी से आग्रह है कि वो मंच पर आएं। साथ ही मैं डॉक्टर अमित खरे जी समाज सेवी हैं पवई जिला पन्ना से, उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आएं और सीएम साहब से हाथों मोमेंटो प्रदान करें। और हम जो बात कर रहे थे कि हम मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर हमने आमंत्रित किया था कि हम मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू दिखाएंगे, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ही हमारा सबका इंटरव्यू ले लिया है। चाहे सनातन संस्कृति की बात हो, चाहे धार्मिक अनुष्ठान की बात हो, वैदिक जो तमाम प्रथाएं हैं उनकी बात हो, हर एक में डॉक्टर साहब हैं। हर जगह उन्होंने PhD कर रखी है। और इस समय हमारे मुख्यमंत्री जी, सूबे के मुखिया चेयरमैन साहब श्री नमित जैन साहब हमारे जो सम्मानित अतिथि हैं, जो अलग अलग विधाओं में जिन्होंने महारत हासिल की है, जिन्होंने विशिष्टता हासिल की है, ऐसी विभूतियों को सम्मानित करते हुए यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव।
और संदीप अखिल जी हैं हमारे सलाहकार संपादक, वो भी मंच पर इस समय आसीन हैं। मैं आग्रह करता हूं चेयरमैन साहब से कि वो सीएम साहब, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मोमेंटो प्रदान करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में पधारने के लिए, हम सबको मार्गदर्शित करने के लिए, और हम सबसे जो आपने तमाम सवाल पूछे, हमारे पास जो जितना ज्ञान था उसमें अपने ज्ञान का जो बढ़ोतरी की है। और सबसे खास बात यह है कि जब भी हम आपसे रूबरू होते हैं, जब भी आपसे मुलाकात होती है सर, हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। और ये एक अलग तस्वीर इस समय आप मंच पर देख पा रहे हैं। अवंतिका यूनिवर्सिटी की ओर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी को भेंट स्वरूप आप देखें कि ये जो अद्भुत तस्वीर यहाँ पर मंच पर है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव जितने सरल हैं, जितने सहज हैं, आप देख पा रहे हैं कि दिन भर की तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद जब आखिरी उनका ये कार्यक्रम है, तब भी बड़ी ही ऊर्जा के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। और ये देखिए बड़ी बारीकी से इसको चर्चा करते हुए, बड़ी बारीकी से उसको निहारते हुए, बारीकियां समझते हुए हम सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल की बात करें, साल भर का कार्यकाल उनका पूरा हुआ है। लेकिन हम यदि यहाँ पर उनकी उपलब्धियों की बात करें, उनके कामों की बात करें, तो लंबा समय बीत जाएगा, लेकिन उनके कामों की जो काम है वो हम नहीं गिना पाएंगे, क्योंकि इतने अधिक उन्होंने काम कर रखे हैं। और लगातार हम बात करें कि एक साल में 6 से अधिक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में संपन्न हो चुकी हैं। बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। और इस समय सीएम डॉक्टर मोहन यादव लोगों के बीच जाते हुए, युवाओं के बीच जाते हुए, उनसे चर्चा करते हुए आप अलग जो अद्भुत तस्वीरें हैं, अलौकिक तस्वीरें हैं बाबा महाकाल की नगरी, कृष्ण जी की जहाँ पर की पाठशाला रही है वो नगरी, और इस नगरी में एक नई ऊर्जा के साथ जो युवा जोश है उससे रूबरू होते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, युवा मध्य प्रदेश में शिरकत करने के लिए।